हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम देखने वाले हैं जीव विज्ञान के 30 क्वेश्चंस। ये सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, आज हमारे पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। क्योंकि आपको पता होगा, कोई भी एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम हो, उसमें जब जीके में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो होता है वो हमारा बायोलॉजी से पूछा जाता है। बट ये जो क्वेश्चंस होते हैं, जो मैथ वाले बच्चे होते हैं, उनके लिए थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो आज हम जीरो से लेकर के बहुत अच्छे लेवल तक की बायोलॉजी को जानेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट को जानेंगे और फिर हम इस क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, लास्ट में कुछ क्वेश्चंस भी है, तो इसे पूरा देखने के बाद उससे आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं और अपने सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं बायोलॉजी को। ध्यान रखिए, जो जीवन की संरचनात्मक इकाई होती है, क्रियात्मक इकाई होती है, वो होती है हमारी कोशिका, जिसे सेल कहते हैं। अब इस सेल की खोज, ये भी बता दूं, बस आपको मुझे ध्यान से सुनना है, बहुत ही केयरफुली सुनिएगा, बहुत सी चीजें क्लियर होने वाली है आज। तो बात करें अगर कोशिका की, तो कोशिका की खोज जो थी रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी। अब बात करते हैं, कोशिका जो होती हैं, इनमें कुछ कोशिकांग होते हैं जो कि कोशिका के जितने भी कार्य होते हैं उनका संचालन करते हैं। इनको हम पहले जान लेते हैं। और इसका जो सेंटर पार्ट होता है उसको न्यूक्लियस, नाभिक के नाम से जानते हैं, जो एक तरह से कह सकते हैं एडमिनिस्ट्रेशन की तरह काम करता है, पूरी कोशिका को चलाने का काम करता है। अब देखते हैं पहले हम कोशिकांगों के बारे में। कोशिकांग जो होते हैं, ये देखिए, ये जो हमने कोशिका लिया है ये एक प्लांट सेल है। प्लांट्स और जो एनिमल सेल होते हैं उसमें कुछ बेसिक अंतर होते हैं जिनको हम जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं प्लांट सेल को ही। तो कुछ ज़्यादा अंतर नहीं होते, बट जो भी होते हैं हम उसको देख लेंगे। फिलहाल अभी कोशिका को देखते हैं। तो ये देखिए, ये सारे कोशिकांग जो अंदर ये भी भरे हुए हैं, ये क्या है? सारे कोशिकांग है। एक एक करके हम सबको देख लेते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस मतलब नाभिक। नाभिक जो है, यही वो भाग है जिसमें डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं और अनुवांशिक सूचनाओं को ये वाहक होते हैं। और इनको पीढ़ी दर पीढ़ी जो सूचनाएं होती हैं पेरेंट्स से बच्चों में लाने का, वो डीएनए हमारा करता है। डीएनए पे जीन लगा होता है, वो जीन ही मेन वही होता है। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के बाद न्यूक्लियोलस की। न्यूक्लियोलस ये होता है, ये जो हमारा क्या बोल सकते हैं, ये जो हमारा नाभिक है, इसके अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है जिसको न्यूक्लियोलस के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं हम राइबोसोम, जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। राइबोसोम की बात करें तो राइबोसोम जो होता है ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होता है। किसमें होता है? प्रोटीन को बनाने में सबसे ज्यादा सहायक होता है। ध्यान रखिए, जो हमारा डीएनए है वो सूचना देता है और आरएनए जो होता है, एमआरएनए खासकर, वो सूचना लेके आता है और राइबोसोम की सहायता से प्रोटीन का निर्माण करता है। अब ध्यान रखिए, प्रोटीन जो राइबोसोम भी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। एक होता है 70S, एक होता है 80S। अब ये दो तरह के होते हैं, ये अलग अलग जीवों में अलग, इन दोनों में से कोई ना कोई एक तरह का पाया जाता है। अब हम बात करेंगे बाद में कि किस में 70S, किस में 80S। अब आगे देख लेते हैं आगे की जो हमारे आगे के जो हमारे कोशिकांग है। अब देखिए सेल वॉल। सेल वॉल जो होता है ये होता है बाहरी परत। ये सबको, लगभग सबको क्या करता है? अंदर आने देता है। तो सेल वॉल कोई सेलेक्टिव मेम्ब्रेन नहीं होता, एक सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। ये मेनली सिर्फ और सिर्फ पौधों में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये जंतुओं की कोशिका में नहीं पाया जाता। ये सेलुलोज का बना होता है। अब देखते हैं सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन जो होता है सेमी परमिएबल होता है, या कह सकते हैं सेलेक्टिव परमिएबल होता है। ये सेलेक्ट करके जो हमारी कोशिका के लिए अच्छा होगा उसी को अंदर आने देता है, अदरवाइज ये बाकी चीज़ों को नहीं आने देता है। माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया सबसे, ये कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। क्योंकि ध्यान रखिए, जो एनर्जी क्वाइंस जिसको कहते हैं, एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ये ऊर्जा को क्या करता है? संचित करने का अपने अंदर काम करता है। और जब कोशिका को ऊर्जा की जरूरत होती है तो ये ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है। इन्हीं को संचित करने का काम, इकट्ठा कर स्टोर करने का काम माइटोकॉन्ड्रिया करता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? इसे हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। अब देखते हैं वैक्यूल। वैक्यूल एक तरह से कह सकते हैं कि पानी और कुछ अवशेषी पदार्थों को इकट्ठा करने का काम करता है वैक्यूल। लेकिन ध्यान रखिएगा, प्लांट और एनिमल के वैक्यूल में अंतर होता है। क्या अंतर होता है? तो जो प्लांट होते हैं, पौधे होते हैं, उनके अंदर जो वैक्यूल पाया जाता है वो बड़े बड़े और ज़्यादा मात्रा में नहीं पाए जाते, लेकिन जो भी पाए जाते हैं वो बड़े आकार के पाए जाते हैं। और जंतुओं में छोटे छोटे बहुत सारे वैक्यूल पाए जाते हैं। अब बात करते हैं क्लोरोप्लास्ट की। क्लोरोप्लास्ट ध्यान रखिएगा, प्रकाश
संश्लेषण के लिए आवश्यक है, जो कि आप जानते हैं कि सिर्फ हरे पौधों में होता है प्रकाश संश्लेषण। तो इसलिए क्लोरोप्लास्ट सिर्फ और सिर्फ पौधों में ही पाया जाता है, जंतुओं में नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट हमारा गोल्जी एपेरेटस, गोल्जी बॉडी। इसको ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी खोज किसने की थी। तो गोल्जी बॉडी की खोज, गोल्जी बॉडी या गोल्जी एपेरेटस दोनों एक ही चीज़ है, इसकी खोज कैमिलो गोल्जी के द्वारा की थी। ये जो प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन के संश्लेषण में ही कह सकते हैं ये सहायक होता है। अब आगे देखते हैं हम आगे के टॉपिक। तो आई होप कि ये छूट गया साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है, ध्यान रखिए, जो कोशिका के अंदर द्रव भरा रहता है, जो कोशिका के अंदर जो भी द्रव होता है उसको साइटोप्लाज्म के नाम से जानते हैं। अब देखते हैं हम आगे के टॉपिक को। थोड़ा सा हम ये भी जान लेते हैं कि प्लांट और एनिमल में के सेल में अंतर क्या क्या है। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं, मैंने बताया सेल वॉल जो होता है वो सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। अब बात हम क्या कर सकते हैं, जो क्लोरोप्लास्ट है ये भी सिर्फ प्लांट में पाया जाता है, एनिमल में नहीं पाया जाता है। तीसरी क्या चीज़ हमने देखी कि वैक्यूल जो होता है, ये वैक्यूल जो है ये बड़े आकार के होते हैं प्लांट में, और पौधों में ये जंतुओं में क्या होते हैं, छोटे छोटे आकार के होते हैं। तो ये कुछ बेसिक अंतर है, इससे आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखते हैं, आगे अगर हम बात करें थोड़ा सा बस हाँ, आगे हम देखते हैं ये जो जीव होते हैं, जंतु होते हैं, वो कोशिका के आधार पे दो तरह के होते हैं, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर का मतलब एक होता है, ये होता है कि जो कोशिका है, जो जीव है, पूरा ही पूरा सिर्फ एक कोशिका का बना हुआ हो, कितने का, एक सेल का बना होता है, तो उसे क्या बोलते हैं, यूनिसेलुलर। ध्यान रखिएगा, यूनिसेलुलर के नाम से इसे जानते हैं। जैसे एग्जाम्पल ध्यान रखिए, यूग्लिना हो गया और अमीबा हो गया, ये सारे क्या है, एक कोशिकीय जीव हैं। अब बात करते हैं, एक कोशिकीय में भी दो तरह के जीव आते हैं, एक होते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अब ऐसे ध्यान रखिए कि जो जीव होते हैं पूरे, पहले तो हम इसी की बात कर लेते हैं। अगर एक कोशिका की बनी है तो यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय, और अगर एक से ज़्यादा कोशिकाओं का बना हुआ है कोई जीव तो उसे बोलते हैं मल्टीसेलुलर। जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या हैं, मल्टीसेलुलर हैं, बहुकोशिकीय हैं। अब बात करते हैं जो जीव हैं और भी उनके विकास के आधार पे, कोशिका के विकास के आधार पे जीवों को दो तरह से भी बांटा जाता है। कौन कौन से, तो ध्यान रखिए, जो जीव होते हैं उनको दो तरह से, किसके आधार पे, विकास के आधार पे। एक होता है प्रोकैरियोटिक और दूसरा होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, प्रो मतलब आप ऐसे प्री मतलब प्रारंभिक, मतलब प्रारंभिक ऐसे ध्यान रखिए, जो पहले पहले जीव बने होंगे वो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा उनकी कोशिका का विकास नहीं होगा। तो जिन कोशिकाओं का वो होते, तो पहली बात तो वो जब विकास ही नहीं है तो वो ज़्यादा कोशिकाओं का नहीं बने होंगे, वो एक कोशिकीय होंगे। जैसे कि बैक्टीरिया की अगर बात करें तो ये एक कोशिकीय तो जीव है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक है। प्रोकैरियोटिक का मतलब इसकी कोशिका का विकास वो एक कोशिका ही पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुई है। मतलब विकसित होने का मतलब है उसका जो केंद्रक है, जो उसका नाभिक है, वो पूरी तरह से विकसित नहीं है। और दूसरी चीज़ देखिए, नाभिक जब विकसित होता है, यहाँ पे हम देख लेते हैं, विकसित नाभिक किसको कहते हैं, कि बाहर इसके कवरिंग हो, क्या हो, जो केंद्रक है, जो नाभिक है, ये पूरी तरह से कवर हो, इसमें डीएनए आरएनए अंदर की ओर पाए जाएं। लेकिन जो विकसित नहीं होते हैं उनके ऊपर ये कवरिंग नहीं पाई जाती है। तो प्रोकैरियोटिक में कह सकते हैं कि जो ये न्यूक्लियर कवरिंग है ये इनमें नहीं पाई जाती है। आगे थोड़ी सी बात करें तो हम ये देख लिए प्रोकैरियोटिक क्या होते हैं। प्रोकैरियोटिक में ध्यान रखिएगा, जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इसमें ऑर्गेनेल मतलब जो ये कोशिकांग है, माइटोकॉन्ड्रिया, ये सारी चीज़ें नहीं पाई जाती हैं। कौन सी चीज़, ऑर्गेनेल नहीं पाई जाती हैं। और जो उनका न्यूक्लियस होता है वो विकसित नहीं होता है, न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी तरह से विकसित नहीं होता, ये भी अंतर है। और अगर बात करें तो और प्रोकैरियोटिक, हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं इसमें राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम भी एक कोशिकांग है, लेकिन ये प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है, लेकिन 70S टाइप का। ध्यान रखिएगा किस टाइप का, 70S टाइप का हमारे में, मतलब ये प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम पाया जाता है। अब इसके विपरीत यूकैरियोटिक में सारे कोशिकांग पाए जाते हैं, न्यूक्लियस जो होता है वो पूरी तरह से विकसित होता है, और 80S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है। तो ये अंतर कुछ हो गया, बेसिक अंतर हो गया किसमें, हमारे प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में। अब हम बात करते हैं, जनरली हम किसकी बात करेंगे, देखिए प्रोकैरियोटिक के उदाहरण ध्यान रखिएगा, हमारे बैक्टीरिया जो होती हैं प्रोकैरियोटिक के उदाहरण हैं। एक और चीज़,
जो हमारा वायरस है, वायरस किस में आता है? तो वायरस को ऐसे समझिए कि ये कोई जीव नहीं है, ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। किसको? वायरस को। तो ध्यान रखिएगा, वायरस जो है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जब भी किसी निर्जीव चीज पे रहता है तो निर्जीव बना रहता है, निर्जीव चीज पे जब भी रहेगा तो ये निर्जीव बना रहेगा, और इसे विरियॉन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? विरियॉन के नाम से इसे जानते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इसे क्या कहते हैं? विरियॉन कहते हैं। अब बात करें, जब भी ये किसी सजीव कोशिका पे जाता है तो ये जीवित हो जाता है, और जीवित होकर के ये अपनी संख्या को बढ़ाने लगता है। ये बहुत ही तेज क्या करता है? अपनी संख्या को बढ़ाता है, लेकिन किस पे? किसी सजीव चीजों पे। ये कभी भी निर्जीव पे अपनी संख्या को नहीं बढ़ा सकता। तो ये वायरस है। वायरस सजीव और निर्जीव दोनों के बीच की कड़ी है, न तो ये सजीव है न तो ये निर्जीव है। जब ये सजीव पे आएगा तो सजीव हो जाएगा, निर्जीव पे रहेगा तो ये निर्जीव रहता है। तो ये भी ध्यान रखें। हम बात करें हमारी जो कोशिकाएं, अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक जो हमारी कोशिकाएं, मतलब जो विकसित कोशिकाएं हैं उनकी बात करें। तो विकसित कोशिकाएं जो हैं ये जो कोशिकाएं होती हैं ये एक तो रहती नहीं है, क्योंकि हम जब छोटे रहते हैं तो फिर हम धीरे धीरे हमारा डेवलपमेंट होता है और हम बड़े हो जाते हैं। ऐसा कैसे हुआ? हमारी कोशिकाओं की संख्या बढ़ गई। कोशिकाओं की संख्या बढ़ती कैसे है? हमारी कोशिकाएं बट जाती हैं। मतलब ये क्या होता है? इनका विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से 4, ऐसे कर करके ये क्या होती हैं? विभाजित होती हैं। इसे ही क्या कहते हैं? कोशिका विभाजन के नाम से जानते हैं। अब ध्यान रखिए, हम थोड़ा सा सिंपल, बहुत डीप नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी जानेंगे। जो कोशिका विभाजन होता है वो कुल 4 फेज से होकर के गुजरता है। ध्यान रखिए, पहले जो क्या होती है हमारी कोशिका होती है, मान लीजिए नॉर्मल कोई कोशिका है, वो पहले जीवन फेज में जाती है। जीवन फेज में इसके साथ कुछ नहीं होता है, बस ये जो कोशिका है, ये जो पहली कोशिका है अभी विभाजित नहीं हुई है, तब की बात कर रहे हैं कि ये जो कोशिका है ये पहले विकसित होगी, बटने के लिए क्या होगी? विकसित होगी। पूरी तरह से इसका डेवलपमेंट होगा जीवन फेज में। जीवन फेज से ये किस में जाएगी? एस फेज में जाएगी। एस फेज में इसके साथ क्या होता है कि एस फेज में ये डबल हो जाती हैं। ये कोशिकाएं क्या हो जाती हैं? डबल हो जाती हैं, जिसको रेप्लिकेशन के नाम से जानते हैं। अब इसमें रेप्लिकेशन होता है। जीवन में G2 में फिर इनका विकास होता है, और भी चीज़ें जो चाहिए होती हैं उनका एडिशन होता है, और आगे जाके ये किस में चली जाती हैं? एम फेज में। एम फेज में जाने के बाद ये कोशिका जो होती है 2 भागों में बंट जाती है। फिर 2 से 4, 4 से 8, ऐसे करके इनका विभाजन हो जाता है। तो ये एम फेज भी बहुत सारे स्टेप में होता है, तो अलग से किसी लेक्चर में से हम कवर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा, G1, S, G2 और M, ये 4 फेज से होकर हमारी कोशिका विभाजन गुजरती है। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम कुछ बेसिक, जैसे कि हमारे जैसे मनुष्य है, मनुष्य की बात करें तो आपको पता है जितनी भी हमारे अंदर क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब जैसे बात करें, हम खाना खा रहे हैं, पाचन हो रहा है, तो जिसको हम पाचन की क्रिया कहते हैं। पाचन की अगर बात करें तो पाचन में होता क्या है? हम कोई खाना खाते हैं और वो लास्ट में जाके किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। आप ध्यान रखें, जो भी खाना, हम जो भी चीज़ें खाते हैं वो लास्ट में किस में बदल जाता है? ग्लूकोज में बदल जाता है। अब ये ग्लूकोज क्या होगा? इससे क्या हमें क्या चाहिए? हमें ये ऊर्जा चाहिए। किसी भी चीज़ को खाने के बाद हमें ऊर्जा चाहिए, लेकिन क्या हमें ग्लूकोज से ऊर्जा मिला? ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलेगा कैसे? उसके लिए होता है एक प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं श्वसन। जो हम सांस लेते हैं उससे हमारे शरीर में जाता है ऑक्सीजन। तो ये ऑक्सीजन करता क्या है? इस ग्लूकोज से जब जुड़ता है तो इस ग्लूकोज को तोड़ देता है, और तोड़ने की वजह से इसमें से क्या निकलती है? ऊर्जा निकलती है। अब यही ऊर्जा हमारे लिए ज़रूरी है, और इस तरीके से ये सारी क्रियाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। और आप पूछेंगे कि अब जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, जो ब्लड का प्रवाह होता है, ये हमारे लिए किस तरीके से ज़रूरी है? तो ध्यान रखिए, पहली बात तो ब्लड हमारे लिए बहुत ज़्यादा, जो उसका प्रवाह है वो किसी भी खाने को, किसी भी चीज़ को पूरी कोशिकाओं तक पहुंचाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक उसी तरह से ऑक्सीजन को भी जब हम सांस लेते हैं तो सबसे पहले जो भी ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से पूरे शरीर में ले जाने का काम कौन करता है? हमारा ब्लड करता है। तो ब्लड जो है हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब ब्लड में भी थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। ब्लड जो होता है वो 3 तरह के होते हैं। अब ब्लड कोशिकाएं जो होती हैं वो 3 तरह की होती हैं। जो ब्लड सेल्स होती हैं वो कितने तरह की होती हैं? 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? RBC, WBC और प्लेटलेट्स। RBC, WBC और प्लेटलेट्स।
ठीक है, तो ये ध्यान रखें। तो आरबीसी का क्या काम होता है, इसमें हीमोग्लोबिन होता है, मेन काम होता है हीमोग्लोबिन। अब ये हीमोग्लोबिन ही क्या करता है, ऑक्सीजन जो अभी मैंने बताया, ऑक्सीजन जाएगा कोशिकाओं में, ग्लूकोज के साथ जुड़ेगा और जुड़ करके उसे तोड़ करके एटीपी बनाएगा। तो यही हीमोग्लोबिन क्या करता है, ऑक्सीजन के साथ जुड़ता है और जुड़ करके कोशिकाओं तक ले जाने का काम करता है, और वहां फिर ऑक्सीजन को छोड़ आता है, छोड़ करके कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर के वापस लौट आता है। तो ये हीमोग्लोबिन का काम है। डब्ल्यूबीसी जितनी भी चीजें, जैसे आपने कोरोना के बारे में अभी देखा, तो जो प्रतिरक्षा तंत्र एंटीबॉडी बनाने का काम करता है वो हमारा डब्ल्यूबीसी ही करता है। डब्ल्यूबीसी हमारी प्रतिरक्षा तंत्र के लिए, मतलब रोगों से लड़ने की जो क्षमता होती है वो डब्ल्यूबीसी की वजह से ही होती है। अब लास्ट हमारा प्लेटलेट्स को ध्यान रखिए। जब हमारे रक्त का जो प्रवाह होता है कहीं कट बैठ जाए तो हम देखते हैं थोड़ी देर बाद थक्का बन जाता है। ये थक्का किसकी वजह से बनता है, तो ये प्लेटलेट्स की वजह से ही बनता है। तो ये कुछ हो गए हमारे इंपॉर्टेंट चीज़ें। और ध्यान रखिए, और खाने में हर चीज़ें तो पाचन होने के बाद ऐसा तो नहीं है कि वो क्या हो जाए, हमारे लिए उपयोगी ही हो, तो उपयोगी नहीं होती, कुछ चीज़ें खराब भी होती हैं। जैसे नाइट्रोजनस जितनी भी लगभग चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, हमारे लिए खराब होती हैं। अब इनको क्या किया जाता है, उत्सर्जित कर दिया जाता है। उत्सर्जी अंग कौन सा है हमारा, तो ध्यान रखिएगा जो मेन उत्सर्जी अंग है वो कौन सा है, हमारा वृक्क है। तो वृक्क मतलब किडनी जो है, ये क्या है, हमारा उत्सर्जी अंग है। इसका भी यूनिट जो होता है उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। जो ये नेफ्रॉन होते हैं यही मेन क्या करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं। जो भी खराब चीज़ें होती हैं उनको बाहर निकालने का काम करते हैं। तो ये हो गई आज हमारी कुछ बेसिक चीज़ें। और अब हम आते हैं क्वेश्चन पे और देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो आई थिंक आप बेसिक चीज़ें जान चुके हैं और देखते हैं हम। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग कहा जाता है। आई थिंक उसमें था नहीं, लाइसोसोम नहीं था हमारे में, लाइसोसोम आई थिंक नहीं था, सॉरी। तो हम देख लेते हैं ये क्या होता है, हम यहाँ बता देंगे। तो जो हमारी कोशिकाओं को आत्मघाती बैग किसे कहा जाता है, लाइसोसोम को। ये कोशिकांग है, ये करता क्या है, ध्यान रखिए। ये क्या करता है कि जितनी भी हमारे शरीर, हमारी कोशिकाओं की, मेनली जो कोशिकाओं की अगर कोई कोशिकांग खराब हो गए या फिर ठीक से काम नहीं कर रहे, इनफैक्ट अगर कोशिका भी खराब हो गई है तो उसको ये क्या करते हैं, निगल जाते हैं और इन्हें गला देते हैं। तो लाइसोसोम को इसी वजह से क्या कहा जाता है, आत्मघाती थैली के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कॉपर माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो ग्लूकोज है, जब हम ग्लूकोज हमारा कोई भी चीज़ खाते हैं तो वो किस में बदल जाता है, ग्लूकोज में। अब इस ग्लूकोज को तोड़ने का काम किया जाता है, जब टूटता है तो ये एटीपी में बदलता है, और वो एटीपी किस में संग्रहित होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। ये बात मैंने बता दिया है। अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया में ये एटीपी के रूप में संचित होता है, तो ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही रास्ते से गुजरता है, इसमें बहुत सारे एंजाइम इसको मिलते हैं। उसी में से एक एंजाइम होता है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। इसमें क्या होता है, कॉपर पाया जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, थोड़ा समझना है। कॉपर जो है ये साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज माइटोकॉन्ड्रिया एंजाइम के साथ संबंधित है। तो जो ये एंजाइम है साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, इसमें कॉपर पाया जाता है, जो कि ये पाया किस में जाता है, ये एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है, और एटीपी संश्लेषण, एटीपी जनरेशन के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य आरंभ किया था। ये आप याद रखें। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, हैबरलैंडेट जो थे 1902 ईस्वी में, ये भी ध्यान रखिएगा, 1902 ईस्वी में इन्होंने पादप उत्तक संवर्धन का कार्य शुरू किया था, और ये एक जर्मन वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही पादप कोशिकाओं के बीच भेद भी बताया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला है, अग्नाशय की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन, ध्यान रखिए, इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारे पेंक्रियाज से या अग्नाशय नामक अंग से संश्लेषित होता है। ध्यान रखिए, ये जो इसकी अगर बात करें, ये क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पहले आंसर जान लेते हैं। अग्नाशय की कोशिकाएं जो इंसुलिन उत्पन्न करती हैं क्या कहलाती हैं। तो इसे किस नाम से जानते हैं, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस के नाम से जानते हैं। ध्यान रखिए, जो हमारा अग्नाशय नामक अंग है जो कि हमारे पेट के जस्ट नीचे पाया जाता है, इसमें एक हार्मोन संश्लेषित होता है, इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है ये संश्लेषित किससे होता है, उसी में एक कोशिका पाई जाती है जिसको बोलते हैं आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस बोलते हैं। इसमें भी 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, अल्फा, बीटा और डेल्टा। अब इस अल्फा, बीटा, डेल्टा में से भी जो बीटा कोशिकाएं, इसमें से इंसुलिन का संश्लेषण होता है, और अल्फा जो होता है इससे ग्लूकेगॉन का संश्लेषण होता है। तो ध्यान रखिए, इससे क्या होता है,
गौन का संश्लेषण होता है अल्फा से, बीटा से इंसुलिन का। अब ये काम क्या करते हैं ध्यान रखिए, अगर जब भाई हम खाना खाते हैं, हम अक्सर खाते रहते हैं कुछ ना कुछ, वो सारी चीज़ें ग्लूकोज में बदल जाती हैं। अगर वो ग्लूकोज सारी तो हम यूज कर नहीं पाते हैं, एक बार में हम इतना काम नहीं करते कि सारी एनर्जी को यूज कर पाएँ, सारे ग्लूकोज को यूज कर पाएँ। तो हमारा जो ग्लूकोज एक्स्ट्रा हमारे शरीर में होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में बदल के हमारे लीवर में इकट्ठा हो जाता है या स्टोर हो जाता है। तो हमारा जो इंसुलिन है ये यही काम करता है। ध्यान रखिए ये क्या करता है, जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज हैं उनको बदल करके ग्लाइकोजन में बदल करके लीवर में स्टोर कर देता है। तो ये इंसुलिन का काम होता है। इसी वजह से जब इंसुलिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में तो क्या होता है, डायबिटीज नाम का रोग हो जाता है। मतलब होता क्या है, ग्लूकोज जो होता है वो ग्लाइकोजन में नहीं बदल पाता है और जो ग्लूकोज है हमारे शरीर में ज़्यादा मात्रा में हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा जीव कोशिका सिद्धांत के अनुरूप नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायरस। मैंने बताया कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता ये, क्योंकि न तो ये जीव है न तो निर्जीव है, तो ये दोनों के बीच की कड़ी है। अगला क्वेश्चन है कोशिकाओं में तुरंत ऊर्जा के लिए हमको क्या लेना चाहिए। हमें पता है ग्लूकोज जो है यही ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो जाता है, तो इसको तुरंत अगर ऊर्जा चाहिए तो हमें क्या लेना होगा, डायरेक्ट ग्लूकोज को लेना होगा। क्योंकि टाइम जो लगता है ऊर्जा बनने में वो पाचन क्रिया होती है, तब जाके ऑक्सीजन लेते हैं, मतलब पाचन के बाद ग्लूकोज में बदलता है, तो इसमें टाइम लग जाता है। तो हम डायरेक्ट अगर ग्लूकोज ले लेते हैं तो हम सांस ले रहे हैं, तुरंत ये ग्लूकोज टूटेगा और हमें ऊर्जा प्राप्त होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती। तो विषाणुओं में कौन सी एक विशेषता नहीं होती, तो कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। किसमें विषाणुओं में, मतलब कि वायरस में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोशिका भित्ति की मौजूदगी ये नहीं होती है। ध्यान रखिए जो वायरस होते हैं इसमें दो ही चीज़ पाई जाती है, ऊपर की खोल जिसको कैप्सिड बोलते हैं, लिख लीजिएगा, इसको क्या बोलते हैं, कैप्सिड बोलते हैं। और जो अंदर होता है ये न्यूक्लियर जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, मतलब आरएनए या डीएनए पाए जाते हैं, मुक्त रूप से फैले रहते हैं। ये नहीं है कि इसके ऊपर कोई कवरिंग होती है, मतलब इसमें न्यूक्लियस विकसित नहीं होता है। आरएनए या डीएनए बस वैसे ही तैरते रहते हैं। ठीक है, इसको ये भी ध्यान रखिए, इसको न्यूक्लियोइड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है। तो गाजर का रंग जो है ये कैरोटीन की मौजूदगी के कारण नारंगी रंग का ये होता है। इसमें ध्यान रखिएगा कैरोटीन मतलब गाजर जो है हमारे लिए विटामिन ए का बहुत ही प्रमुख स्रोत है, जो कि हमारी आंखों के लिए बहुत ज़रूरी है। अगला है न्यूक्लियस के बाहर डीएनए कहाँ मिलता है। ध्यान रखिए जो हमारा डीएनए है वो हमने बताया हमारी कोशिकाओं के केंद्रक में मिलता है, नाभिक में मिलता है, लेकिन हमारा जो कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट इसमें भी डीएनए पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता। इनमें से कौन सी चीज़ है जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। तो नाभिक, विकसित नाभिक जो होता है ये प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाई जाती है। मैंने बताया था 70S टाइप का राइबोसोम पाया जाता है, डीएनए आरएनए पाए जाते हैं, कोशिका झिल्ली भी पाई जाती है, लेकिन नाभिक विकसित नहीं होता है इसमें। अगला क्वेश्चन है सूत्रकणिका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया निम्नलिखित में से किसका केंद्र होता है। तो ध्यान रखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो किसका केंद्र है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को मैंने जैसे बताया श्वसन के उपरांत जो एटीपी बनता है उसी के लिए जरूरी है ये, तो ये कोशिकीय श्वसन के लिए जरूरी है। अगला क्वेश्चन है किसकी उपस्थिति के कारण किसी पादप कोशिका और पशु कोशिका में अंतर पाया जाता है। तो किसके कारण, ये थोड़ा सा हमें सही करना होगा। क्लोरोप्लास्ट भी होता है, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट जीव पादप कोशिकाओं में होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। कोशिका भित्ति भी पादप कोशिकाओं में होती है लेकिन जंतु कोशिकाओं में नहीं होती है। तो इन दोनों की वजह से प्लांट और एनिमल सेल में अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा सेल्यूलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है। मैंने बताया था प्लांट कोशिकाओं में जो कोशिका भित्ति होती है उसका मुख्य घटक क्या होता है, सेल्यूलोज, मतलब ये सेल्यूलोज का बना होता है और इसी की वजह से प्लांट कोशिकाएं जो होती हैं वो हार्ड होती हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं जीवित जीवों का संरचनात्मक और प्रक्रियात्मक इकाई क्या है। मैंने स्टार्टिंग में बताया जो कोशिका है वो किसी भी जीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है। नेक्स्ट है आनुवांशिक सूचनाओं का मास्टर कॉपी किसे कहा जाता है। मैंने स्टार्टिंग में भी बताया कि जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो डीएनए पे केंद्रित होती हैं। डीएनए ही पूरी आनुवांशिक सूचनाओं की कॉपी रखता है और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचाता रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
प्रतिजन क्या होते हैं? प्रतिजन किसे कहते हैं? प्रतिजन ध्यान रखिए कोई बाहरी जीव जो कि हमारे शरीर के लिए क्या हो, खतरनाक हो, जब वो हमारे शरीर के अंदर जाती है तो हमारी जो WBC की कोशिकाएं हैं उसको मारने के लिए एक प्रतिरक्षी का निर्माण करती हैं। तो कब? लेकिन जब ये प्रतिजन अंदर जाएगा तभी। तो इसीलिए ये क्या है, प्रतिरक्षी निर्माण के लिए उत्तेजक का काम करते हैं। अगला है नग्न आंखों से देखे जा सकने वाले कोषाणु का सबसे छोटा आकार क्या है? तो 100 माइक्रोन तक के जीवों को हम लगभग अपनी आंखों से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप रंजक लाल एवं सुदूर लाल प्रकाश क्षेत्र में अवशोषित हो जाता है? तो इसकी अगर बात करें तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा फाइटोक्रोम। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही है। और ये फाइटोक्रोम जो है ये मतलब प्रकाश के हिसाब से पौधों को रेगुलेट करना फाइटोक्रोम का काम होता है, और ये जो बीजों का अंकुरण होता है उसमें भी सहायक होता है। नेक्स्ट हमारा कोशिका किसके कारण स्फीत हो जाती है? स्फीत का मतलब क्या है? फूल जाना। तो ये किसकी वजह से होता है? जब अंतःपराशरण की क्रिया होती है तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, ये जो कोशिका होती है फूल जाती है। जैसे ऐसे ध्यान रखिए, कोई किशमिश डाला हुआ है, किशमिश जो है इसमें एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन डाल दिया, मतलब ऐसे समझिए बहुत गाढ़ा नहीं, बहुत ही मतलब पानी की मात्रा जिसमें ज़्यादा है। तो होगा क्या, पानी की मात्रा ज़्यादा है तो अधिक से कम की ओर पानी का प्रवाह होना लगेगा। इसे ही अंतःपराशरण की क्रिया कहते हैं, और इसकी वजह से ये किशमिश क्या हो जाएगा, स्फीत हो जाएगा या फूल जाएगा। इसे ही क्या बोलते हैं, स्फीत हो जाना बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है अंतःशोषण की प्रक्रिया में क्या निहित है? तो अंतःशोषण की जो प्रक्रिया है इसमें अवशोषण क्रिया निहित है। नेक्स्ट है हमारा पेनिसिलिन किससे निकाला जाता है? तो पेनिसिलिन जो है ये कवकों से मतलब फंजाई से निकाला जाता है। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? ये भी ध्यान रखिए, ये एक पहला एंटीबायोटिक था जिसे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोजा गया था। किसके द्वारा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1929 में। ये भी ध्यान रखिएगा कब खोजा गया था, 1929 में खोजा गया था। और इसे यह क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला है हमारा, और ये भी ध्यान रखिएगा पहला पेनिसिलिन पेनिसिलियम नोटेटम नाम के कवक से निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्याज निम्नलिखित में से किसका विकसित रूप है? तो जो प्याज है वो तने का विकसित रूप है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, चाय पत्तियों के संसाधन में निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया आवश्यक नहीं है? तो जो चाय की पत्तियां हैं उनकी जो प्रोसेसिंग की जाती है उसमें ग्लानन की क्रिया आवश्यक, ग्लागन इसे बोलते हैं, ग्लागन की क्रिया आवश्यक नहीं है। चाय की पत्तियों में क्या पाया जाता है? तो ध्यान रखिएगा एक उत्तेजक पदार्थ जिसे कैफीन के नाम से जानते हैं। आलू की आंखें उपयोगी। आलू की जो आंखें देखी होंगी आपने, छोटे छोटे उस पे आलू पे गोले पाए जाते हैं, ये कायिक प्रवर्धन के लिए आवश्यक हैं। अगर उस आंखों को तोड़ करके हम जमीन में लगा दें तो वो नए आलू के पौधे का निर्माण कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है ब्रेड बनाने के लिए आवश्यक घटक क्या है? तो ध्यान रखिएगा ब्रेड बनाने के लिए मैदा और खमीर की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है हेप्टिस क्या है? हेप्टिस की अगर बात करें तो हेप्टिस एक तरह का अपूर्ण प्रतिजन है, मतलब ये पूर्ण तरह से न तो कोई प्रतिजन है और न ही कोई जीव है, तो मतलब ये अपूर्ण प्रतिजन की तरह व्यवहार करता है। पुष्पहीन पादपों को क्या कहते हैं? तो पुष्पहीन जो पादप होते हैं उनको क्रिप्टोगैम के नाम से जानते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिप्टोगैम। जिसमें पुष्प नहीं पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगैम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट हमारा, निम्नलिखित में से वे एकमात्र पादप कोशिकाएं कौन सी हैं जिन्हें जो बिना न्यूक्लियाई के हैं? तो इनमें से कौन सी ऐसी हैं जिनमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता? तो ध्यान रखिएगा जाइलम जो होता है, एधा कोशिका है जिसे बोलते हैं, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है। ये क्या करती हैं? जमीन से पत्तियों तक पानी पहुंचाने का काम करती हैं। नेक्स्ट हमारा, पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है? तो वर्तिका और वर्तिकाग्र, मतलब जो फूल होता है उसका ये जो भाग है और ये जो भाग है, इसे क्या कहते हैं? इसको केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पत्तियों का लाल नारंगी और पीला रंग किसके कारण होता है? तो जो पत्तियों का लाल नारंगी और पीला रंग होता है वो कैरोटीनॉइड के कारण होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कैरोटीनॉइड। अब आपके लिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे आप जरूर देख लें। पहला क्वेश्चन है, फलों का मधुर मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो ये कुछ ऑप्शन है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन कीटहारी पादप है? मतलब कि अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए इनमें से कौन सा पौधा है जो कि कीटों को खा जाता है? नेक्स्ट है, बीज प्रस्तुति किससे नियंत्रण होती है? तो ये कुछ हार्मोन के नाम है जो पौधों के हार्मोन है। तो किसकी वजह से बीज प्रस्तुति नियंत्रित होती है? तो ये आपको बताना है।
नेक्स्ट है द्विबीजपत्रियों में परागण में होते हैं। तो द्विबीजपत्रियों में परागण में होते हैं, क्या होते हैं? तो ये अगर आपने पढ़ा है तो ये आप बता सकते हैं, तो उम्मीद है आप जरूर बताएंगे। तो ये आपको सेशन कैसा लगा जरूर बताना। हम मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।